स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको देखेंगे कि कम्युनलिज्म कहते हैं इसको। तो हम जानेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता की जो ये अ, एक व्यवस्था है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है। भारत में सांप्रदायिकता की धारणा पूर्णतया धार्मिक अंधभक्ति से संबंधित है। ठीक है, यह एक ऐसी उग्र भावना है जिसमें एक धर्म अथवा धार्मिक विचारधारा के अनुयायी यह मानने लगते हैं, यानी कि ऐसा विश्वास करने लगते हैं कि उनका संप्रदाय, उनका मत अथवा उनके विश्वास ही सर्वोच्च हैं। देखिए, जैसा कि मेरी एक वीडियो आई है पिछली, उसमें है जातिवाद के बारे में, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की भावना होती है, जैसा कि सांप्रदायिकता की से कुछ कुछ वो मेल खाता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे हम। उसी का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए, उन्हीं का दूसरे समूहों पर प्रभुत्व होना चाहिए। दूसरे धार्मिक समूह हेय हैं, हेय का मतलब वो घृणा करने योग्य हैं। ठीक है, उन्हें या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए अथवा उन्हें उनके आधिपत्य में रहना चाहिए। यानी कि जो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो कम्युनिटी है वही बेस्ट है। ठीक है, उसी के हितों का संरक्षण उनको करना है। दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनसे बेवजह उनको जो है घृणा होती रहती है। ठीक है, ऐसी भावना के फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच जो पारस्परिक घृणा, विद्वेष, उपेक्षा, तिरस्कार, निंदा तथा हिंसा जन्म लेती है, उसी की समग्रता को हम संप्रदायवाद कहते हैं। ठीक है, तो संप्रदायवाद के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं: घृणा, विद्वेष, उपेक्षा, तिरस्कार, निंदा तथा हिंसा। हिंसा का समावेश भी अक्सर इसमें हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की वह उग्र भावना है जिसके अंतर्गत दूसरे धर्मों अथवा धार्मिक संप्रदायों के प्रति घृणा और विरोध का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये पहली इसकी विशेषता है। आइए हम आगे देखते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है दूसरी, सांप्रदायिकता चरमवादी होती है जिसमें अनुकूलन और समझौते का कोई स्थान नहीं होता। चरमवादी होने का मतलब है कि बिल्कुल वो एकदम से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एकदम से अपनी बात पर अड़े हुए होते हैं कि नहीं, हमारे ही हित जो हैं वो सर्वोपरि हैं। ठीक है, और समझौता करने का उनका कोई मन नहीं होता। अगला देखेंगे हम। अगली जो विशेषता है वो है कि सांप्रदायिकता का आधार वह काल्पनिक या वास्तविक भय है जिसके अंतर्गत एक विशेष धार्मिक समूह इस आशंका से घिरा रहता है कि दूसरे धार्मिक समूह उसके विरोधी हैं तथा उसे नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं या कटिबद्ध हैं। अगली विशेषता है, सांप्रदायिकता की मानसिकता तभी संतुष्ट होती है जब तिरस्कार, विरोध अथवा हिंसा के द्वारा अन्य धार्मिक समूहों को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली जाए। देखिए, ये हम भारतीय संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको दिखता होगा यहाँ पर कि धार्मिकता का इसमें समावेश मिलता है हमको। धार्मिक कट्टरवाद के रूप में हमारे यहाँ ये सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। आगे आप एग्जाम्पल देखेंगे। अन्य धार्मिक समूहों को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली जाए। अगला पॉइंट है, धार्मिक कट्टरता में होने वाली वृद्धि तथा कमी के साथ ही सांप्रदायिकता के प्रभाव में भी वृद्धि अथवा कमी होती रहती है। अब आइए हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या हैं। कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म। पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, दूसरा है सांप्रदायिक संगठन, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, चौथा है राजनीतिक स्वार्थ। आज आज जो है बहुत सी आगे आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो किसी एक धर्म विशेष को लेकर बनाई गई हैं, एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर
वो काम करती हैं, जिसके चलते सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक भिन्नता, उसके बाद है धार्मिक कट्टरता, इसके बाद अराजक तत्वों के स्वार्थ, इसको आप राजनीति वाले एग्जाम्पल से समझ सकेंगे। अगला है दोषपूर्ण धर्मनिरपेक्षता। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, ध्यान देंगे हम। सन 1971 में पाकिस्तान के विभाजन से बनने वाले बांग्लादेश का बदला लेने के लिए पाकिस्तान द्वारा 1980 के दशक से पंजाब में खालिस्तान के निर्माण के लिए जिस राजनीति का सहारा लिया गया वह पूरी तरह सांप्रदायिकता की राजनीति पर आधारित थी। अगला पॉइंट ध्यान देंगे हम, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने नोट करके लिखा है, आप इसे नोट कर लें और आप मेरे साथ ही अगर नोट्स बनाकर तैयार कर लेंगे चीज़ें तो आपको बहुत आसानी होगी। ध्यान देंगे हम, भारत में अनेक राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका निर्माण ही एक विशेष संप्रदाय के हितों का संरक्षण करने के लिए हुआ है। जैसा अभी पीछे मैं बात कर रहा था कि आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आगे, ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि देखें आप, जैसे मुस्लिम लीग हो गई, जमायत इस्लामी, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल, इसी तरह के राजनीतिक संगठनों के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे हम, ऐसे दलों का कार्यक्षेत्र केवल अपने धर्म के अनुयायियों के हितों तक ही सीमित रहता है। स्वाभाविक है कि इससे सांप्रदायिकता की राजनीति को प्रोत्साहन मिलने लगता है। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो सांप्रदायिकता है इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं। ध्यान देंगे हम, पहला जो दुष्परिणाम है इसका वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा। ठीक है, डेंजर टू नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। देखिए किसी भी राष्ट्र को उन्नति करने के लिए, ठीक है, दुनिया में अपना नाम करने के लिए उसके राष्ट्र के जो सदस्य हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं, उनको जब वो आपस में यूनाइट नहीं होंगे, अगर वो, अब जैसे भारत में है तो लोग धर्मों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं, ठीक है, और तमाम तरह के संप्रदायों में बटे हैं, तो इन सब के चलते संप्रदायवाद, भाषावाद, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हमेशा बनी रहती हैं। दूसरा जो इसका नुकसान है वो है पारस्परिक तनाव, म्यूचुअल टेंशन। आपस में हम लड़ते रहते हैं, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, ठीक है, सिख हिंदू लड़ रहे हैं, मुस्लिम सिख लड़ रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा भी तमाम तरीके से धार्मिक जो संगठन हैं वो भी जो है लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हैं। अगला हम देखेंगे तीसरा, सार्वजनिक जन धन की हानि। देखिए जब आपस में हम लड़ेंगे तो वो हमारा ही नुकसान है ना। चौथा है राजनीतिक अस्थिरता तथा अविश्वास, आपस में विश्वास ही नहीं रहेगा। औद्योगिक विकास में बाधा, अराजक तत्वों की वृद्धि। अगला पॉइंट है सातवां, सांस्कृतिक एकीकरण में बाधक। अब ध्यान देंगे आगे, वास्तविकता यह है कि सांप्रदायिक तनाव अथवा संप्रदायवाद आज एक अस्थायी प्रक्रिया के रूप में हमारे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन को विघटित कर रहा है। यानी कि आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। देखिए अक्सर जो है सांप्रदायिकता से कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और जब उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं रहती, ठीक है, अगर आप बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होते तो कहीं ना कहीं आप जो है मार्क्स को लैग कर जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।